अस्सलाम वालेकुम, आदाब। जमात इस्लामी हिंद की ओर से आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 मुद्दों पर 4 विषयों पर बात रखी जाएगी। पहला मुद्दा तो यूनाइटेड स्टेट की तरफ से जो टैरिफ इम्पोज किया गया है और उस टैरिफ का जो इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस पर, ख़ास तौर पर लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स पर हुआ है, उस संदर्भ में जमात इस्लामी की क्या डिमांड्स हैं, जमात इस्लामी के क्या सजेशंस हैं, वो आपके सामने रखे जाएंगे। दूसरा जो मुद्दा है वो आप जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में बाढ़, बारिश और लैंडस्लाइड्स की वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और राजस्थान, महाराष्ट्र और अलग अलग हिस्सों में जो सिचुएशन पैदा हुई है, उसको लेकर जमात इस्लामी की डिमांड, जमात इस्लामी के सुझाव आपके सामने रखे जाएंगे। तीसरा बड़ा मुद्दा आसाम के इविक्शंस को लेकर है। आसाम में जिस तरीके से टारगेटेड अंदाज में बुलडोज़र एक्शंस किए जा रहे हैं, बंगाली स्पीकिंग माइनॉरिटीज़, ख़ासतौर पर मुसलमानों को टारगेट करके जो एक्शंस वहाँ हो रहे हैं, उस संदर्भ में जमात इस्लामी के सजेशंस और जमात इस्लामी की डिमांड आपके सामने रखी जाएगी। और चौथा मुद्दा आप जानते हैं, कुछ दिन पहले दिल्ली राइट्स कॉन्स्पायरेसी केस में बेल को लेकर जो जजमेंट आया है, उस पर जमात इस्लामी का क्या सोचना है। तो ये 4 मुद्दे होंगे जिस पर इंशाअल्लाह आपके समक्ष बात रखी जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए जमात इस्लामी हिंद के अध्यक्ष, जमात इस्लामी हिंद के अमीर सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। उन्हीं के साथ साथ जमात इस्लामी के उपाध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट प्रोफेसर सलीम इंजीनियर साहब मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह आप दोनों हजरात आपके सामने अपनी बात रखेंगे। तो मैं सबसे पहले मोहतरम सैयद सादतुल्लाह हुसैनी साहब, अमीर जमात इस्लामी हिंद से गुजारिश करूँगा कि वो मीडिया को ब्रीफ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं भी आप सबका आज के इस प्रेस वार्ता में स्वागत करता हूं। जैसा कि बात आई, 4 मुद्दों पर आज बात की जाएगी। सबसे पहला जो इश्यू है वो यूएस के टैरिफ्स का हमारे भारत की अर्थव्यवस्था पर, ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं उन पर जो प्रभाव पड़ रहा है, असर पड़ रहा है। हम समझते हैं कि ये बहुत ही गंभीर मसला है। जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं उसके मुताबिक सिर्फ सूरत में जो डायमंड कटिंग इंडस्ट्री है उसमें 15 लाख से ज़्यादा वर्कर्स वो मुतासिर हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 2,500 करोड़ से ज़्यादा के कारपेट्स स्टक हैं। तिरुपुर, जहाँ पे तमिलनाडु में कोयम्बटूर के करीब जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का बड़ा मरकज़ है, वहाँ बहुत सारी यूनिट्स बंद होने के करीब पहुँच चुकी हैं। तो ये सारे जो मसाइल हैं ये हमारी जीडीपी पर बहुत बुरा असर डालेंगे और ख़ास तौर पर जो गरीब लोग हैं, मज़दूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, उन पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। तो हम ये समझते हैं कि गवर्नमेंट को इस मसले को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। कई सजेशंस हमने इस प्रेस नोट में लिखे हैं। हम चाहते हैं कि आपके ज़रिए ये सजेशंस गवर्नमेंट तक पहुँचें। सबसे पहला हमारा सजेशन यही है कि डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट यूएस के साथ, दीगर मुल्कों के साथ गवर्नमेंट का और ज़्यादा डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट बढ़ना चाहिए और इस टैरिफ को रिड्यूस करने की, रैशनलाइज करने की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। दूसरा इम्पॉर्टेंट सजेशन ये है कि जो लोग मुतासिर हुए हैं उनको एक इमरजेंसी रिलीफ पैकेज डिक्लेयर करना चाहिए। मालूम हुआ है कि कैबिनेट तकरीबन 25,000 करोड़ के एक पैकेज पर गौर कर रही है। इस पर जल्द से जल्द काम होना चाहिए। जो लोग मुतासिर हो रहे हैं उनके इंटरेस्ट माफ़ किए जाने चाहिए, जीएसटी रिफ़ंड किए जाने चाहिए, उनको लोन्स फराहम किए जाने चाहिए। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स के साथ साथ जो बड़े पैमाने पे जॉब्स जा रही हैं, तो उनको अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट फराहम करने की कोशिश होनी चाहिए। और उसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सजेशन ये है कि एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन, जो दूसरे मार्केट्स हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, जर्मनी है, मैक्सिको है, यूनाइटेड किंगडम है, इस तरह के तकरीबन 40 ममालिक हैं जहाँ पर जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उनका अच्छा खासा मार्केट मौजूद है। कहा जा रहा है कि ये मोर देन $590 बिलियन का मार्केट है और हमारे मुल्क के एक्सपोर्ट ने अभी तक सिर्फ 6% इनको कवर किया है। मतलब अच्छा खासा स्कोप यहाँ पर बाकी है। तो इनकी तरफ डाइवर्सिफाई करने की हुकूमत को संजीदा कोशिश करनी चाहिए। तो ये सारे सजेशंस इसमें तफसील से दिए गए हैं। आप इन्हें पढ़िए भी, इनको मीडिया में भी कवर कीजिए और हुकूमत तक भी इन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश कीजिए।
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن میں ویلیو بیسڈ اکنامی کی طرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے. غریبوں کا ویلفیئر صرف بڑے بیوپاریوں کا، کروڑ پتیوں اور ارب پتیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکنامک پالیسیز نہیں بنائی جانی چاہیے، بلکہ غریب لوگوں کو سامنے رکھتے ہوئے پالیسیز بنائی جانی چاہیے. جماعت اسلامی ہند اسی میں یقین رکھتی ہے، اسلام کی تعلیم کے حوالے سے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کی، سمویدھان کی بھی یہی رہنمائی ہے. تو اگر حکومت اس پر سختی سے عمل کرے تو ان سب مسائل پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے. دوسرا جو ہمارا امپورٹنٹ آج ایشو ہے وہ فلڈ اور نیچرل کیلیمٹی سے ریلیٹڈ موضوع ہے. آپ جانتے ہیں کہ اس دفعہ بارش نے پورے ملک میں ایک ہیوک کریٹ کیا ہے، خاص طور پر ہمارے پڑوسی پنجاب میں، دلی کے قریبی، اور اس کے علاوہ کرناٹک میں، مہاراشٹرا میں، جموں کشمیر میں، ہماچل پردیش میں، اتراکھنڈ میں، ان سب جگہوں پر کافی تباہی آئی ہے. لوگوں کے اکنامک لائیولیہوڈ متاثر ہوئے ہیں، گھر متاثر ہوئے ہیں، ایک بڑی تعداد شیلٹرز میں رہنے پر مجبور ہے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جگہ جگہ ندیاں اوور فلو کر رہی ہیں، ڈیمز متاثر ہو رہے ہیں، روڈ، سڑکیں، انفراسٹرکچر، اس پر پربھاؤ پڑ رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. اس مسئلے کی بھی جڑ کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہم نے یہاں پر یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے نزدیک کرپشن جو ہمارے ملک میں بہت زیادہ بڑھ رہا ہے مسلسل، یہ بھی اس سارے مسئلے کی ایک اہم جڑ ہے کہ بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹ ہم بناتے ہیں لیکن کرپشن کی وجہ سے ان کی کوالٹی مینٹین نہیں رہ پاتی. روڈز بناتے ہیں، ایک ہی بارش میں وہ تباہ ہو جاتی ہیں. ڈیمز بناتے ہیں، بریجز بناتے ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں. تو ایک بڑا ریزن کرپشن ہے. جب تک کرپشن کو کنٹرول نہیں کریں گے اس وقت تک اس طرح کے مسائل برابر آتے رہیں گے. تو اس حوالے سے بھی ہم نے یہاں پہ 4-5 سجیشنز نوٹ کیے ہیں. سب سے پہلا سجیشن یہ ہے کہ جو فارمرز ہیں جو بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں، سب سے زیادہ اثر فارمرز پہ، کسانوں پہ پڑا ہے، ان کے لیے خصوصی ریلیف پیکیج ڈکلیئر کیا جانا چاہیے. کلائمیٹ چینج کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے اور زیادہ کوشش کی، اور زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کو بھی اس حوالے سے خاص توجہ دینی چاہیے. کچھ مشورے بھی ہم نے یہاں پہ نوٹ کیے ہیں. جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے، ان کو پرماننٹ آسرا فراہم کرنے کے لیے حکومت کو اسکیمیں ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور خاص طور پر جو پرائم منسٹر یوجنا ہے اور موبائل ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں، لائیولیہوڈ سپورٹ ہے، اسکل بیسڈ امپلائمنٹ اسکیم ہے، ان ساری اسکیموں سے ان کو خصوصی مدد فراہم کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اور ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس کے اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے. اور اس سے ایک بار پھر معلوم ہوا ہے کہ ڈیزاسٹر کے لیے ہماری جو تیاری ہے وہ ناکافی ہے. یہ تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، بارش کا مسئلہ، پانی کا مسئلہ، مانسون کا مسئلہ، یہ تو پریڈکٹیبل ہے، معلوم ہے بارش آنے والی ہے، زیادہ بھی آ سکتی ہے. اگر اس کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے مسئلے بھی اتنا پرابلم کریٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیزاسٹرز کے لیے ہم بہت زیادہ تیار نہیں ہیں. تو ایک طرح سے یہ وارننگ ہے، تو ہم کو اس وارننگ کو سیریسلی لینا چاہیے اور ہماری جو ڈیزاسٹر پریپیئرڈنیس ہے اس کو بھی بڑھانے پر خاص توجہ دینی چاہیے. تیسرا جو بڑا مدعا ہے وہ آسام میں جو ان لافل ایوکشنز ہو رہے ہیں اس سے متعلق ہے. آپ جانتے ہیں کہ آسام کے کئی ڈسٹرکٹس میں، خاص طور پہ گولپاڑا، کامروپ، دیما ہساؤ، ان سب ضلعوں میں بنگالی بولنے والے مسلمان اور ٹرائبل گروپس ان کو نشانہ بنا کر ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. صرف گولپاڑا میں 1700 سے زیادہ فیملیز کو فورسبلی طاقت کے ذریعے ہٹایا گیا ہے، ڈسپلیس کیا گیا ہے. یہ رپورٹیں بھی ہیں کہ ان میں سے اکثر کے پاس 1948 سے سٹیزن شپ کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، NRC کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں، ووٹر لسٹ میں ان کے نام موجود ہیں، ان کے ریونیو پیپرز موجود ہیں. ایسے لوگوں کو بھی جو بھارت کے سٹیزنز ہیں، شہری ہیں، ان کو بھی زبردستی گھروں سے بے دخل کیا جا رہا ہے بنگلہ دیشی کے نام پر. وہاں آشودوبی میں جس طرح پولیس کا ایکشن ہوا اور 19 سال کے ایک بچے کو گولی مار کے ختم کر دیا گیا، اس کو بھی ہم نے سخت الفاظ میں کنڈیم کیا ہے. تو یہ سارے ایکشنز ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی خطرناک رجحان ہے. اس کے نتیجے میں
कम्युनल टेंशन, लिंग्विस्टिक टेंशन, ये सब पैदा होने का इम्कान है। मामला सिर्फ अब आसाम तक महदूद नहीं रहा, बल्कि बड़े शहरों में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हर जगह बंगाली स्पीकिंग लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो हमने इस हवाले से 4-5 मुतालबात लिखे हैं। सबसे पहले तो ये कि जब तक हाई कोर्ट जुडिशल रिव्यू कंप्लीट नहीं करता और सबके क्लेम सेटल नहीं होते, उस वक्त तक एविक्शन ड्राइव को इमीडिएटली रोका जाए, हाल्ट किया जाए। जो पुलिस एक्शंस हुए हैं और ख़ास तौर पर जो सकवर अली की डेथ हुई है 19 साला पुलिस फायरिंग में, उसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। जो फैमिलीज़ को डिस्प्लेस किया गया है उनको फौरी रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए। और हर जगह माइनॉरिटी और ट्राइबल्स के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। जो डिस्क्रिमिनेटरी कैंपेन्स हैं और ख़ास तौर पर बड़े ऊंचे ओहदों पर बैठकर, चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर बैठकर जिस तरह के प्रोवोकेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट्स इश्यू हो रहे हैं, इसको फौरी रोका जाना चाहिए। चौथा और आखिरी जो आज इश्यू है हमारा, वो 2020 दिल्ली रायट केस में, कॉन्स्पिरेसी केस के हाई कोर्ट के जजमेंट से मुताल्लिक़ है। आप जानते हैं कि कई एक्टिविस्ट, उमर खालिद, शर्जील इमाम और उनके अलावा भी कई एक्टिविस्ट, वो 2020 से 5 सालों से मुसलसल UAPA के तहत जेलों में बंद हैं। उनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है और अब हाई कोर्ट ने उनको बेल देने से भी इनकार किया है। तो हम समझते हैं कि ये कोई मुनासिब फैसला नहीं है, बड़ा जालिमाना इक़दाम है। ये हमारी कोर्ट की मुतअद्दिद रूलिंग्स मौजूद हैं कि बेल ये रूल है और जेल इज़ एक्सेप्शन है। जेल बिल्कुल नागुज़िर सूरत में होनी चाहिए और बेल दी जानी चाहिए। तो बग़ैर प्रॉपर ट्रायल के, बल्कि ट्रायल शुरू हुए बग़ैर 5-5 साल तक लोगों को जेलों में बंद रखना, ज़ाहिर है कि ये कोई इंसाफ की, अदल की बात नहीं है, बहुत ही बड़ा जुल्म है। ये प्रोसेस खुद एक पनिशमेंट बन गया है। ज़ाहिर है कि लीगल प्रोसेस है, अदालत में मुकदमा चलेगा और अगर कसूर साबित होता है तो सज़ा होगी, साबित नहीं होगा तो बरी होंगे। तो सज़ा कसूर साबित होने के बाद, जुर्म साबित होने के बाद सज़ा मिलनी चाहिए। कोई भी माकूल आदमी उससे इनकार नहीं करेगा। जिस पर भी जुर्म साबित हो उसको सज़ा दी जाए, लेकिन बग़ैर सबूत के, अदालत में साबित हुए बग़ैर, बल्कि प्रॉपर तरीक़े से ट्रायल शुरू किए बग़ैर इतने सालों तक जेलों में बंद रखना, ये ज़ाहिर है कि दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क को, किसी ऐसे मुल्क को जहाँ रूल ऑफ लॉ है, जहाँ कोर्ट्स इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, उसको ज़ेब नहीं देता। तो हमारे नज़दीक ये बहुत ही नामुनासिब बात है। जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी इस हवाले से आदिलाना और मुनसिफाना तरीक़े इख्तियार करने चाहिए, और अदालतों को भी जो उनके खुद बनाए हुए रूल्स हैं कि जेल इज़ एक्सेप्शन एंड बेल इज़ रूल, तो इसको इन लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सर, एक सवाल है, ये आपने जो टैरिफ के मामले में जो भारत सरकार को मशवरे दिए हैं, उसके अलावा भारत सरकार ने काम ये किया कि अभी जो शंघाई फोरम का इजलास हुआ जिसमें रूस और चाइना शामिल थे, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की कोशिश हो रही है जिसका भारत एक पार्ट बन रहा है ताकि अमेरिका को दबाव डाले। तो आपके नज़दीक क्या ये रास्ता भी उस टैरिफ पॉलिसी को मुतासिर करने के लिए काफ़ी है? पहली बात। दूसरी बात ये कि अभी जमीयत उलमा के दोनों ग्रुपों ने RSS से भागवत के साथ बातचीत करने का की पेशकश का खैर मकदम किया है, और हम बातचीत करेंगे और उसमें मथुरा काशी जैसे इशू पर बात करेंगे। क्या जमात इस्लामी भी भागवत जी की इस पेशकश का खैर मकदम करती है? क्या उनसे बातचीत करेगी? क्योंकि जमात इस्लामी माजी में बातचीत करती रही है। तो बहरहाल एक अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर और US का और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनकी हेजेमनी, उसको चैलेंज करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। हम हमेशा से इसका मुतालबा करते रहे हैं और हम ये समझते हैं कि ये जो हमारी सरकार ने स्टेप लिया है और दूसरे मुल्कों के साथ एक नया अल्टरनेट ब्लॉक बनाने की कोशिश हो रही है, ये वेलकम स्टेप है और हम चाहते हैं कि इसको बहुत ही सीरियसली, सिंसियरली फॉलो किया जाए और इसमें कामयाबी हासिल करने की कोशिश की जाए। ये बात तो हमने इस प्रेस स्टेटमेंट में भी लिखी है कि
अल्टरनेटिव मार्केट्स, टैरिफ के हवाले से अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करने की कोशिश होनी चाहिए। अब जाहिर है कि ये SCO के हवाले से जो कुछ हो रहा है उसका ताल्लुक सिर्फ टैरिफ तक महदूद नहीं है, वो तो एक बड़ा पूरे ग्लोबल ऑर्डर में तब्दीली लाने की कोशिश है। मैं समझता हूं कि उसको भी वेलकम किया जाना चाहिए, हम भी वेलकम करते हैं। दूसरा जो सवाल है, तो बहरहाल हमको ऐसी कोई पेशकश नहीं मिली है, पेशकश अगर मिलेगी तो ज़रूर गौर किया जाएगा। जी अब्दुल्ला हुसैन साहब, हमारा सवाल यह है जो हिंदुस्तान में टॉप के 5 लोग होंगे जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ बोलता ही है, मेन पॉलिटिशियन लोग, उनमें से एक हिमंता बिस्वा भी है। तो आपको नहीं लगता कि जो आदमी ऐसा हो जो सिर्फ इस बुनियाद पर CM बना हुआ है कि वो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, ऐसी लैंग्वेज वो इस्तेमाल करता है जो टपोरी लोग भी नहीं करते, जी तो आप हिमंता बिस्वा से ऐसी उम्मीद क्यों लगाते हैं कि आसाम में कुछ अच्छा कर देगा वो बंदा? नहीं, उम्मीद की बात नहीं है, ज़ाहिर है उम्मीद होना ना होना ये एक दूसरा मसला है। अब वो हुकूमत पर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, तो ज़ाहिर है कि उनको उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाई जाएंगी। जो लोग हुकूमत पे होंगे, प्राइम मिनिस्टर होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, वो एक ज़िम्मेदारी के मनसब पर फाइज हैं। उनसे कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर, संविधान कुछ मर्यादाओं की अपेक्षा करता है, उम्मीद करता है। भारत की जनता भी उन मर्यादाओं की अपेक्षा करती है। वो अगर उसका उल्लंघन करते हैं तो खामोश नहीं रह जाएगा, उनको याद दिलाया जाता रहेगा बार बार। तो याद दिलाने का काम हम करेंगे, मानना नहीं मानना उनका काम है। और फिर उसके बाद भारत के अवाम का काम है कि अगले इलेक्शन में वो देखें कि जो लोग संविधान के अनुसार और नीति के अनुसार, नियम के अनुसार काम नहीं करते, तो उनको इख्तिदार पे लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए, ये वोटर डिसाइड करेगा। लेकिन जमहूरियत में हुक्मरानों को तवज्जो दिलाने का काम हम सब का काम है। वो अगर गलती भी कर रहे हैं तो हमको बार बार तवज्जो दिलाने की ज़रूरत है, तो वो वही फरीज़ा हम अदा कर रहे हैं। अल्टरनेटिव मार्केट की जो बात आपने उठाई है, ये वही बात है जो मोहन भागवत ने भी उठाई है। और उन्होंने एक बात और कहा है कि स्वदेशी मूवमेंट जिसको हमने बुला दिया है उसको फिर से आगे बढ़ाना होगा। और जो कॉटेज इंडस्ट्रीज और इस तरह की जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी जैसे कारपेट है, वो सब डेट पड़ी हुई है या पड़ने जा रही है, उसको फिर से हम आगे बढ़ाएंगे। हाउ डू यू थिंक? ठीक, सही है। ज़ाहिर है ये बात जो भी कहेगा उसकी तायीद ही की जाएगी। नहीं, ये तो बिल्कुल माकूल बात है कि ऐसे मौके पे हमको बड़ी ताकतों के आगे झुकने के बजाय अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करना चाहिए, अल्टरनेटिव्स तलाश करना चाहिए, उनकी हेजेमनी को चैलेंज करना चाहिए। इस तरह अगर बड़ी ताकतें हमको डिक्टेट करती रहेंगी और हम उनके डिक्टेशंस के आगे अपने इंटरेस्ट को सरेंडर करते रहेंगे तो ये हेजेमनी और मजबूत से मजबूत तर होती रहेगी। तो ऐसे हालात में माकूल तरीक़ा यही है कि आप उस हेजेमनी को कबूल न करें और अल्टरनेटिव्स, अल्टरनेटिव सेंटर्स, अल्टरनेटिव मार्केट्स तलाश करें और ख़ुद कफ़ील बनने की, सेल्फ रिलायंट बनने की भी हर मुमकिन कोशिश करें। साहब, एक मेरा सवाल था, आपने बाढ़ को लेकर जिक्र किया, क्या मेरा पहला सवाल ये है कि क्या बाढ़ प्रभावित इलाके में पंजाब या दूसरे जितने भी जहाँ पर बाढ़ आई है, जमात इस्लामी की तरफ से क्या मदद पहुंचाई जा रही है या पहुंचाने का क्या इरादा है, किस तरीके से? जी, हर जगह हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो भी हमने जिक्र भी किया है, हमारे इस प्रेस स्टेटमेंट में भी ये जिक्र मौजूद है कि जहाँ भी लोग प्रभावित हैं तो हमारे वर्कर्स वहाँ मुमकिना काम कर रहे हैं, वहाँ सर्वे किए जा रहे हैं, इमीडिएट रिलीफ पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। जो लोग फंसे हुए हैं उनको वॉलंटियर्स जाकर निकाल रहे हैं और उनके लिए शेल्टर कैंप्स, रिलीफ कैंप्स मैनेज किए जा रहे हैं। और उसके अलावा एक बड़ा काम सर्वे का काम हो रहा है। सर्वे के अनुसार जो डाटा सामने आएगा उसके मुताबिक हम खुद भी रिहैबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे और मुख्तलिफ NGO से, हुकूमत से भी, सरकारों से भी उनको मदद पहुंचाने की और रिहैबिलिटेशन में उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो जमात भी काम कर रही है और उसके अलावा जो हमारी बहुत सारी हम ख्याल तंजीमें हैं, NGOs हैं, वो भी काम कर रही है। दूसरा सवाल मेरा कश्मीर को लेकर, कल बरावफात के मौके पर जिस तरीके से वक्फ बोर्ड के बोर्ड को तोड़ना और उस पर ये कहा जाना कि अशोक का जो लाट नहीं होना चाहिए, इस तरीके की चीजें, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं, ज़ाहिर इस पे क्या कहा जाएगा। ये तो दुनिया, हर शरीफ आदमी, हर माकूल आदमी ऐसी हरकतों को नापसंद करेगा। तो जगह जगह ये सिलसिला चल रहा है वंडलिज़म का और मजहबी राइट्स में मदाखलत का। तो हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इसको सख्ती से रोके और ऐसे एलिमेंट्स को कंट्रोल करने की कोशिश करे। आपको लगता है झंडे पे एक कलमा लिखा हुआ है
तिरंगे के ऊपर कलमा लिखना सही मानते हैं आपकी? कहीं ना कहीं कलमा और तिरंगा दोनों का आता है, क्योंकि तिरंगे किस तरीके से बाद में इस्तेमाल होता है, कैसे होता है, उस पर आपका क्या कहना है? ये सब ट्राइवियल डिटेल्स हैं, ये सब ट्राइवियल डिटेल्स हैं। अगर कोई चीज़ गलत हो रही है तो उस गलती को काउंटर करने का सिस्टम, कानून मौजूद है। हमारा मुल्क में कानून मौजूद है ना? मौजूद है नहीं है भैया? जंगल तो है नहीं, ये तो एक कानून है, एक सिविलाइज सोसाइटी है। अगर किसी ने कोई गलती भी की है नहीं की है, ये जानने के लिए भी सिस्टम मौजूद, और अगर गलती की है तो क्या होना चाहिए ये डिसाइड करने के लिए भी सिस्टम मौजूद है। तो मॉब्स को डिसाइड करने का कोई हक हासिल नहीं है। अगर किसी को लगता है कि कोई चीज़ गलत हो रही है तो सिस्टम के थ्रू करें, सिस्टम डिसाइड करेगा गलत है नहीं है, और गलत है तो क्या होना चाहिए। 30 साल पहले 1995 में नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के ज़माने में एक फैसला हुआ था कि ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जिसमें कारपेट इंडस्ट्रीज जो कारपेट बेल्ट में है, उन सब की बनी हुई हैंड वूवन कारपेट्स को पर आपको लग मार्क का मोहर लगेगा, और इसमें अमेरिका और जर्मनी ने मिलकर किया था ताकि उनकी मील की बनी हुई कालीन आगे बढ़े और इसको और ये ठप हो जाए। तो ये, और इसमें कैलाश सत्यार्थी को यूज किया गया था, जिनको बाद में इनाम दिया गया नोबेल प्राइज का। तो उस जमाने में हमने जाके स्टडी किया था, तो पूरा फॉरेन एक्सचेंज जो सबसे ज्यादा आता था वो रुक गया है। तो चाहे मोहन भागवत हो या आप हो, सिर्फ ये कहने से तो काम नहीं चलेगा कि स्वदेशी को बढ़ाइए। मतलब आप वो कानून जिसकी वजह से पूरी कारपेट का जो सेल है, बिजनेस है, वो रुका हुआ है, तो क्या आप डिमांड करेंगे कि रग मार्क को खत्म किया जाए? बहरहाल इस वक्त वो इशू नहीं है, इस वक्त वो इशू हमारे ज़ेर गौर नहीं है। मुनासिब इशू सामने आएगा उस पर भी राय कायम करेंगे। इस वक्त तो हमारे सामने इशू ये है कि जो इंडिया के एक्सपोर्ट्स हैं उसको प्रमोट किया जाए, उसके जो कन्वेंशनल मार्केट हैं, जो हमारे फॉरेन रिजर्व्स का बड़ा सोर्स रहे हैं, वो यूएस की टैरिफ पॉलिसी की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, तो उसके अल्टरनेटिव्स तलाश किए जाएं और उसके जो नुकसानात हो रहे हैं उन नुकसानात से बचने की कोशिश की जाए। उसके लिए हमने सुझाव दिए हैं, वो इस वक्त असल मौजू है। बाकी और जो तफसीलात हैं तो जाहिर है कि उस पर भी मुनासिब मौके पर राय कायम की जाएगी। जी, रूस में फलस्तीन के झंडे लहराए गए और कई जगह ऐसा हुआ है जहां पुलिस ने ऐसे लोगों को अरेस्ट किया है, ऐसे लड़कों को एफआईआर भी दर्ज की गई है, और उस पर तो आप लोग पहले भी कह चुके हैं। अब जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनको बंद किया गया, कई तो बहुत गरीब बच्चे हैं, उन पर आप लोग क्या करेंगे? क्या है उस पर आप लोगों की राय? फिलिस्तीन के झंडे तो लहराए जा रहे हैं जगह जगह। तो बहरहाल फ़लस्तीन का झंडा लेना ये हमारे मुल्क में गैर कानूनी है या इलीगल है ऐसा? जी। तो ये एफआईआर दर्ज करने वालों से सवाल होना चाहिए कि किस कानून के तहत ये हुआ है। भाई हमारा मुल्क तो फ़लस्तीन का हामी है, फ़लस्तीन की आज़ादी का हामी है। इजराइल जो मजालिम कर रहा है उस पे हम यूनाइटेड नेशंस में वोट दे रहे हैं उसके ख़िलाफ़, और सीज़ फायर का मुतालबा कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट फ़लस्तीनियन स्टेट जल्द से जल्द कायम होना चाहिए, ये हमारा यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव बार बार मुतालबा कर रहा है ना। तो जब ये सब वाक़यात हो रहे हैं तो उसी कैंपेन में, जो हमारे मुल्क की कैंपेन है, जो गांधी जी के ज़माने से हमारे मुल्क में एक बहुत ही हमारा एक डियर इशू रहा है फ़लस्तीन की आज़ादी, उस इशू की हिमायत में अगर कोई शख्स आगे आता है, हमारा कोई शहरी आगे आता है, तो ये इलीगल कैसे हो गया? इस पे एफआईआर का और उस पे सज़ा देने का क्या जवाब है? जो ममालिक इजराइल के हामी हैं सख्त, है ना, इजराइल के बड़े सपोर्टर्स माने जाते हैं यूरोप के ममालिक, वहाँ बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, हज़ारों लोग सड़कों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं। तो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज़ में तो लोगों को अपनी बात कहने का, अपने कॉज को परसीव करने का हर डेमोक्रेटिक सोसाइटी हक देती है, राइट देती है। ये सिविलाइजेशन की अलामत है, महज़िब होने की अलामत है कि आप लोगों को अपने कॉज को सपोर्ट करने का हक दें, राइट दें। हमारे मुल्क में तो एक एडिशनल मामला है, हम न सिर्फ डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं बल्कि फ़लस्तीन के कॉज के हामी भी हैं। तो यहाँ फ़लस्तीन का झंडा लेना कैसे गैर कानूनी हो सकता है? पुलिस वालों को पूछना चाहिए कि आप कानून की मालूमात हासिल करें, हमारी फॉरेन पॉलिसी को समझें, हमारे मुल्क के ओरिएंटेशन को समझें, और हमारी जो एंटी इंपेरियलिस्ट लीगेसी है उसके बारे में ट्रेनिंग हासिल करें।
तो ये पुलिस वालों को बताने की जरूरत है। सर, मौलाना महमूद मदनी ने आरएसएस के साथ एक पूरा की मूव है साथ में, बहुत ही अच्छा है, पाक बेगम है, लेकिन कुछ जो एमपीज हैं जो मुस्लिम्स हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आरएसएस से कोई भी बातचीत करने की जरूरत नहीं। तो इस पे क्या सही? अभी सवाल आया तो मैंने यही बात कही थी कि अभी हमारे पास ऐसी कोई पेशकश नहीं आई है, हमारे पास ऐसा कोई ऑफर आता है तो हम देखेंगे वो क्या किन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं, और साबिक में जो कुछ होता रहा है उसके बारे में क्या वो सोचते हैं, वो सब हम देख के मुनासिब स्टैंड लेंगे। तो मौलाना महमूद मदनी साहब का स्टैंड तो मौलाना से पूछिए आप, बाकी जहाँ तक हमारे स्टैंड का मामला है, जब हमारे पास इस तरह की कोई दावत आएगी तब हम उस पर कोई स्टैंड लेंगे। पंजाब में जो बाढ़ कुछ कहना चाहिए आई हुई है, पंजाब में जमात इस्लामी कर रही है, अपने तरफ से सरकार से क्या डिमांड करना चाहते हैं? जी वो तो मैंने बताया, अभी सरकार से जो हमारे डिमांड्स हैं वो डिमांड्स मैंने तफसील से बताए हैं। उसमें फार्मर्स के बारे में, जो लोग मुतासिर हुए उनके बारे में, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस के बारे में, और जो मेन इशू है करप्शन जिसकी वजह से हमारे प्रोजेक्ट्स ख़राब हो जाते हैं, उसके बारे में, इन सब के बारे में हमने अपने ख्यालात भी बताए हैं, डिमांड्स भी बताए हैं, प्रेस नोट में भी ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। थोड़ा सा साइड में हो जाए कैमरे वाले साहब। आपने जिक्र करा वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी, तो जो वैल्यू बेस्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है वो हमें डायरेक्टिव पॉलिसी वेलफेयर स्टेट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से आता है। अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस की हमारे पास एक प्रोविजंस हैं बहुत क्लियर कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जो आपने बंगालीज के अगेंस्ट जो एट्रोसिटीज हो रही हैं बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटीज, और शर्जील का जो केस अभी हमारे सामने आया है, इन दोनों चीजों को अगर हम मिला के देखें और फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल की जो पॉलिसी है हमारी, तो बोले कि दिस इज अ क्लियर वायलेशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। आई नीड योर कमेंट्स ऑन दैट। नहीं, बिल्कुल सही है, ज़ाहिर है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का क्लियर वायलेशन है। बेसिक फंडामेंटल यूनिवर्सल जो ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज़ हैं उनका वायलेशन है। और मैंने ये बात भी कही है कि ख़ुद कोर्ट ने इनके बारे में, जो डिटेनीज़ हैं, दिल्ली राइट डिटेनीज़ हैं, उनके बारे में तो ख़ुद कोर्ट ने जो प्रिंसिपल दिया है कि बेल इज़ द नॉर्म एंड जेल इज़ द एक्सेप्शन, तो उसी का वायलेशन है। कोर्ट ने खुद अपने प्रिंसिपल को कोर्ट वायलेट कर रहा है कि बग़ैर ट्रायल के और बग़ैर केस सुने के 5-5 साल से लोगों को बंद रखना, हम समझते हैं कि ये सारे फंडामेंटल नॉर्म्स का वायलेशन। सर, ये मामला ये नहीं है कि वायलेशन तो है, बहुत सारी चीज़ों का वायलेशन हो रहा है। शर्जील का जो मामला अभी आया है, या उन 9 लोगों का जिनको जमानत मुस्तरद कर दिया गया है, तब्दील किया गया है, तो जमात इस्लामी कोई सब प्लान तो नहीं करती, प्रदर्शन हो, जो भी आईनी हदूद में रह के, जैसे हमने वक्त के लिए किया अभी मामला, क्यों नहीं कोई ऐसा एक्शन प्लान बनाते हैं या हम लोगों को कहते हैं कि हम लोग करेंगे, इस पर कुछ सोच रहे नहीं आप? ज़ाहिर है हर केस की नौयत अलग होती है। लीगल केस है तो उसको लीगली फाइट किया जाता है, तो लीगली जो मुतासरीन हैं उनकी फैमिलीज उसको फाइट कर रही हैं। जहां मुमकिन है हम उनके हक़ में आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहे हैं।